आज हमारे साथ में जो विशेषज्ञ है वो है पानी ऑर्गेनाइजेशन से देवदत्त जी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी तक हमारे जो भी गेस्ट लिस्ट रही है उसमें सबसे सीनियर पर्सन है, बहुत लंबा अनुभव है देवदत्त जी का। जो पिछली सारी चर्चाएं हुई हैं उसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है उसके जवाब शायद आज हमें मिलेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं विजन और मिशन की और उसके संतुलन के बारे में कि जब आप अपने एक विजन और मिशन के साथ में काम करते हैं और आपके साथ फंडर भी जुड़ा हुआ होता है तो उनकी एक अलग तरह की उम्मीदें होती हैं। तो ये जो उम्मीदें हैं, ये विजन है, ये स्वतंत्रता है, ये सब कैसे बैलेंस किए रखना है ताकि फंडर भी नाराज ना हो, आपके अपने काम और अपना ध्येय भी बना रहे। तो इन्हीं सब चीजों पे आज बात होगी। मैं एक छोटा सा परिचय देवदत्त जी का दे देना चाहती हूँ कि वे फर्स्ट एक्शन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन पानी संस्था में डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन है। देवदत्त जी को काम करते हुए विकास सेक्टर में 20 साल से भी ज्यादा का अनुभव है, मुझे लगता है ये इससे कहीं ज्यादा होगा। और उन्होंने इस दौरान ग्रामीण आजीविका को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के बहुत गहन अध्ययन और काम किया है। और आज हम उनके इसी अनुभव का यहाँ पर लाभ लेने वाले हैं। तो स्वागत है आपका देवदत्त जी। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद जय जी। जी थोड़ा समझना चाहेंगे कि जब हम बात करते हैं विजन और मिशन की तो और फंडर की जो एक्सपेक्टेशन होती है संस्थाओं की, जब उनकी बात करते हैं तो क्यों ये इतना मसला इतना पेचीदा हो जाता है कई बार संस्थाओं के लिए? जो विकास संस्थाएं हैं ज्यादातर फाउंडर्स के किसी सपने से जुड़ी ही संस्थाएं बनती हैं और उन्हीं सपनों को लेकर के वो संस्थापक जो है काम कर रहे होते हैं और उसी के आधार पे वो अपने विजन और मिशन बनाते हैं। जी और वो विजन और मिशन बहुत ही स्थानीय समस्याओं को ध्यान में रख करके बनाए गए होते हैं। जी तो कई बार उन सामाजिक समस्याओं को, उन स्थानीय समस्याओं को का समाधान करने के लिए जो विकास संस्थाएं हैं उतनी ज्यादा कटिबद्ध होती हैं, प्रतिबद्ध होती हैं कि उनकी उस प्रतिबद्धता के साथ जो फंडर है वो किसी तरह से सामंजस्य नहीं बैठा पाता है और कई बार उस विजन और उस मिशन को सपोर्ट नहीं कर पाता है जी या पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर पाता है। और वहीं से फिर इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत होती है, वहीं से टकराव की शुरुआत होती है। लेकिन इन इन सारी समस्याओं से निपटने के बहुत तरीके भी हैं और बहुत आसान तरीके हैं। इन्हें हम अगर छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखें तो शायद हम इन समस्याओं से निपट सकते हैं और इनका रास्ता निकाल सकते हैं। बिल्कुल। तो आपका लंबा अनुभव रहा है देवदत्त जी, और आपकी संस्था ने भी इस तरह के बहुत सारे अलग अलग समय पे इस तरह के अनुभव देखे होंगे और समझे होंगे और उनको डील भी किया होगा। तो अगर कुछ उदाहरणों से हमें समझा सके कि कहाँ पे ये जो स्थिति है असंतुलन की स्थिति बन जाती है। कई बार ऐसा होता है कि सबसे पहले तो ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ये किस स्तर तक होता है, कितना कितना गहराई तक ये असंतुलन होता है। जी तो ये असंतुलन काफी सार्थक स्तर तक होता है और ये होता ही रहता है। इसके पीछे के अगर कारण को समझने की कोशिश करें तो सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारा फंडर के साथ रिलेशनशिप, हमारा रिलेशनशिप की शुरुआत जो होती है वो हमेशा फंडर और इम्प्लीमेंटर की तरह होती है, जो कि एक बराबरी का रिश्ता नहीं बन पाता। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि ये रिश्ता जो है पार्टनरशिप फॉर विजन का होना चाहिए और दोनों दोनों संस्थाओं, इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन और फंडर, दोनों संस्थाओं का विजन जो है एक होना चाहिए। और जी इसके लिए इसको करें कैसे? इसको करने के लिए सबसे जरूरी ये है कि हम एक को क्रिएशन करें। आजकल आपने देखा ही है कि विकास संस्थाओं के लिए फंड रेजिंग का काम कितना मुश्किल है, बिल्कुल। क्योंकि क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं, फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस बहुत हैं, बहुत कम हैं और फंड लेने वाली संस्थाएं बहुत ज्यादा हैं। अगर एक आंकड़ा देखने की कोशिश करें तो अगर हमारे पास 600-700 संस्थाएं फंड देने वाली हैं तो करीब करीब 16,000 संस्थाएं एफसीआरआई के लाइसेंस वाली हिंदुस्तान में हैं जो कि फंड लेने के लिए आगे खड़ी हैं। और अगर नॉन एफसीआरआई संस्थाओं को देखें तो उनकी संख्या 1 लाख तक चली जाती है। तो लेने बिल्कुल। वाले बहुत हैं और देने वाले कम हैं।
जी। तो इसकी वजह से भी एक बहुत असंतुलन आता है कि इसमें पूरी पूरी प्रक्रिया में, फंडिंग की पूरी प्रक्रिया में छोटी संस्थाएं या संस्थाएं, विकास संस्थाएं नेगोशिएशन पावर लूज कर जाती हैं, वो नेगोशिएट नहीं कर पाती। और जी। उनको अपने आप को सार्थक बनाए रखने के लिए, अपने आप को रिलेवेंट बनाए रखने के लिए, अपने विजन पे और मिशन पे काम करने के लिए फंड्स की जरूरत होती है। तो इस तरह की कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स हो जाते हैं और उन एडजस्टमेंट्स के साथ ही फिर वो जी। संस्थाएं काम करती हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। और ये समय-समय पे काफ़ी मतलब स्थितियों पे निर्भर करता है कि ये कब किस संस्था के साथ में किस तरह की स्थिति भी बन रही है। पर जी। एक जो हम देखते हैं कि अधिकांश संस्थाओं के साथ में जब कभी दिक्कत आती है, तो वो ये होती है कि फंडर की तरफ से कई बारी फंड में देरी हो जाती है, या फिर कार्यक्रम को जो चलाने के लिए जो पर्याप्त फंड चाहिए, उसमें कई बार देरी हो जाती है। लेकिन कार्यक्रम तो चलना ही है, मिशन अपनी जगह पर। तो जब इस तरह के हालातों को आप डील कर रहे हो, जब आपको फंडर से इस गंभीर विषय पे बात करनी हो, तो हमारा टोन किस तरह का होना चाहिए? हमें किस तरह की बातों का ध्यान रखना चाहिए उनसे बात करने के लिए? देखिए, ये तो एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसमें कोई अ, जी। शक नहीं है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। और ऐसा आजकल आजकल के संदर्भ में अधिक होने लगा है, जब हमारे फंडिंग स्रोत जैसे कि सीएसआर के हैं, और सीएसआर की फंडिंग जो है कई बार इस बात पे निर्भर करती है कि उस वित्तीय वर्ष में, बीते हुए वित्तीय वर्ष में कितना फायदा कंपनी को हुआ है, उसी के हिसाब से वो फंडिंग निकाल करके रखते हैं। तो ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। और इस चुनौती से पार पाने के कई तरीके हैं। कुछ तरीके तो ऐसे हैं कि प्रोजेक्ट में जरूर कोई लचीलापन जरूर होना चाहिए। जब प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हो, प्रोजेक्ट के डिजाइनिंग स्टेज से ही हमें सिनेरियो प्लानिंग करनी चाहिए कि हमारी अगर ये सिनेरियो एक्स हुआ तो हमें ये करना है, सिनेरियो वाई हुआ तो हमें ये करना है। और अगर हमारी फंडिंग कहीं से किसी तरीके से घटती है, लेट होती है, तो उसका भी समावेशन जो है सिनेरियो प्लानिंग में करना चाहिए। और उसके बाद हमें ये देखना चाहिए कि अगर हमारी फंडिंग कम हो रही है तो हम किस सिनेरियो को अभी इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन इस बात को समझाना, इस बात को फंडर के साथ जब हम प्रोजेक्ट बना रहे हों, तभी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से बात कर लेनी चाहिए। और मैं इस बात को हमेशा कहता हूं कि प्रोजेक्ट डिजाइन ना करके प्रोजेक्ट को अगर को क्रिएट करें, फंडर हुँ। और इम्प्लीमेंटर ऑर्गेनाइजेशन अगर को क्रिएट करें, तो बिल्कुल। इन सारे सिनेरियोज के बारे में बात हो सकती है और उन सिनेरियोज को हम एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी स्थिति आ ही जाती है कि ऐसा नहीं हो पा रहा है, और इम्प्लीमेंटर के पास बहुत ही स्ट्रक्चर्ड प्रपोजल है, स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम करना है, तो और भी जी। और भी विकल्पों को तलाशा जा सकता है। जैसे कि पहला विकल्प ये हो सकता है कि हम किसी ब्रिज फंडर को ढूंढें। ब्रिज फंडर को ढूंढने का कोई, जैसे कि हम मैं अगर अपना उदाहरण दूं, पानी संस्थान में जब कोविड आया, कोविड के समय में एक प्रोजेक्ट में हमारी काफी फंडिंग कम हुई, और वो समय वो भी था जबकि एफसीआरए के को फंडिंग के नियम में बदलाव हुआ था और को फंडिंग संस्थाएं नहीं ले पा रही थी। तो हमारे जी। कई सारे प्रोग्राम के ऊपर उसका असर पड़ा था। तो हम बिल्कुल। लोगों ने भी यही किया कि हमने ब्रिज फंडिंग के लिए जी। दूसरी संस्थाओं को तलाशा और उनसे ये बात की कि देखिए, हम इस काम को करने के लिए हम यहाँ तक तो पहुंच चुके हैं, लेकिन बिल्कुल। इसे एक 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 लक्ष्य तक ले जाने के लिए हमें इतने अमाउंट की ब्रिज फंडिंग की जरूरत है। और बिल्कुल। इस ब्रिज फंडिंग का ये है कि आपके लिए भी ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि हुँ। आप अपने काम को भी बड़ा दिखा सकते हैं, आपका भी काम बड़ा हो सकता है। और जो बिल्कुल। काम समुदाय में हो चुका है, वो समुदाय में काम रुकेगा नहीं और समुदाय का नुकसान नहीं होगा। तो शायद ये काम अगर आप शुरू ना करते, उससे कहीं बेहतर ऑप्शन है आपके पास, विकल्प है कि आप काम पूरा करके समुदाय का ज्यादा भला कर सकते हैं और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो ये हमें जरूर सोचने की जरूरत हो सकती है कि हम ब्रिज फंडिंग कैसे करें। और अगर हुँ। शुरुआती तौर पे देखें, तो हमें अपने फंडर्स का बहुत ही विविध स्रोत रखने चाहिए, हमें बहुत सारे फंडर्स को रखने की कोशिश करनी चाहिए। और प्रोजेक्ट बनाते समय हमें जरूर ये देखना चाहिए कि हम कितनी फ्लेक्सिबिलिटी रख पा रहे हैं, एजम्पशंस हमारे क्या क्या हैं। और अगर कभी ऐसी स्थिति आती है, तो कम्युनिटी को जरूर इन्फॉर्म करें
कि ऐसी स्थिति परिस्थिति है, क्या कम्युनिटी भी उसमें कोई सहयोग कर सकती है, क्योंकि बहुत से काम ऐसे हो सकते हैं जो कि कम्युनिटी के सहयोग से भी हो सकते हैं। उस काम बिल्कुल। को हम कम्युनिटी के सहयोग से करते रहें। ऐसा ना हो कि अगर हमारी फंडिंग में थोड़ी सी बाधा आ गई तो हम एकदम से समुदाय से गायब ही हो जाएं। गायब हो कम्युनिटी जाए। के साथ बिल्कुल। जाकर के बात करें और उनके साथ ये कहें कि हाँ, जी। ऐसी स्थिति है, हम जी। आपके साथ हैं, हम आपके साथ काम करते हैं, और फंडर के साथ पारदर्शिता के साथ संवाद करें। जी। और 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 हमेशा अगर ये बताएं कि हमने, ये हमारी परेशानी है, और जन उसको फंडर को भी एजुकेट करें। और हमने तो ऐसे भी उदाहरण देखे हैं और हमने ऐसी भी कोशिशें करी हैं जिसमें कि हमने फंडर को ब्रिज फंडिंग के लिए एंगेज किया है और हमने हाँ। कहा कि ठीक है, आपकी भी परेशानी है, हमारी परेशानी है कि हम समुदाय में काम कर रहे हैं, आपकी परेशानी है कि आपके फंडिंग स्रोत जो हैं वो कम हो गए हैं, तो चलिए जी। दोनों मिलकर के किसी फंडिंग स्रोत को ढूंढते हैं। और जब इस तरह की पार्टनरशिप के साथ जब फंडिंग के लिए हम फंडिंग के मैदान में जाते हैं, तो बहुत सारी एक विश्वसनीयता के साथ जाते हैं, और उस विश्वसनीयता का फायदा ये होता है कि बहुत सारे फंडर्स हमारे साथ हाथ मिलाने को तैयार हो जाते हैं और हमारे इस तरीके का सहयोग देते हैं। जैसे 2019-20 में हम लोगों जी। ने कई ऐसे फंडिंग्स के लिए कोशिश की और हमें बहुत सारे फंडिंग के स्रोतों में जब परेशानी आ रही थी तो हम लोगों ने जी। लोगों से जाके बात की, तो उन लोगों ने हमें सहयोग किया। तो मुझे लगता है कि मूल मंत्र ये है कि जी। जिसके साथ भी आप काम कर रहे हैं उसके साथ समानता का, समान प्लेटफॉर्म का रिलेशनशिप हो, एक बिल्कुल। पार्टनरशिप हो। एक इम्प्लीमेंटर और फंडर का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही असंतुलित रिश्ता है। उस बिल्कुल। रिश्ते को ना करते हुए अगर हम एक पार्टनर्स की भूमिका में रहें, और पार्टनर की भूमिका जब आती है तो फंडर इम्प्लीमेंटर की भी बात समझता है और इम्प्लीमेंटर फंडर की भी बात समझता है। और जी हाँ। आज के दौर में मुझे लगता है कि इम्प्लीमेंटर ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी भूमिका ये है कि वो फंडर को एजुकेट भी करे, उसको शिक्षित भी करे। जी। क्योंकि सच बात यह है कि अगर आज आप देखें तो सीएसआर की जो फंडिंग है, या जो उस फंड के यूटिलाइजेशन का जो प्लान बनाते हैं, जी। उनके उतने अच्छे कनेक्शन जमीन से नहीं होते हैं। नहीं होते हैं। अगर उनके बिल्कुल। जमीन से कनेक्शंस नहीं हैं तो वो बहुत ही समावेशी योजना नहीं बना पाते हैं। तो खास बात यही होती है कि हम समावेशी योजना बनाएं, उनके साथ मिलकर के बनाएं। और जैसे हमेशा ये बात कहा जाता है कि कही जाती है कि विकास संस्थाओं को बहुत ही इंक्लूसिव होने की आवश्यकता है, उन्हें बहुत समावेशी होने की आवश्यकता है, उसी प्रकार से फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन को भी बहुत समावेशी होने की आवश्यकता है। हो सकता है कि एक एक इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ऐसे ऐसे मुद्दे के ऊपर काम कर रही हो जिसका कि फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतना महत्व ना हो, जी लेकिन हाँ। वो समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो उस बिल्कुल। बात को अगर हम अपनी इंक्लूसिव, अगर फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस भी अपनी इंक्लूसिव अप्रोच बनाए, इंक्लूसिव स्ट्रैटेजी बनाए, जी। और इसी तरीके से एनजीओज या विकास संस्थाएं भी अपनी इंक्लूसिव स्ट्रैटेजी बनाए, तो इन समस्याओं से पार पाया जा सकता है। बिल्कुल, आपने ये बहुत अहम चीज़ कही। पर जैसे हम जब संस्थाओं के संदर्भ में बात करते हैं कि समावेशी बनाएँ, आपने समावेशी शब्द का इस्तेमाल किया और ये आम तौर पे ये बहुत अंडरस्टैंडिंग सी चीज़ है कि समावेशन का मतलब क्या होता है। लेकिन जब हम फंडर के संदर्भ में इसको देखते हैं, तो इस शब्द के पीछे कौन-कौन से एलिमेंट हैं जो आते हैं? कौन-कौन सी चीज़ें हैं समावेशन में होनी चाहिए? देखिए, विभिन्न, जिस तरीके से हम स्टेक होल्डर का आकलन करते हैं, उनको चिन्हित करते हैं, उनको अपने काम में समाहित करते हैं, जी। उसी तरीके से फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन को भी देखना चाहिए कि किसी काम को करने के लिए अगर हमें इस स्टेक होल्डर को एंगेज करना है तो कौन सी संस्था इसके लिए बेहतर हो सकती है। जैसे हुँ। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। जी। और उदाहरण ये है कि जैसे आजकल कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस आजकल बहुत सारे इस पूरे क्षेत्र में देखें तो विकास संस्थाओं के क्षेत्र में बहुत सारे काम कर रही हैं, जो कि बिल्कुल। ज्यादातर सरकारों के साथ मिलकर के टेंडरशिप में जाकर के वो इस तरीके के काम कर रही हैं। जी लेकिन हाँ। वो बाहर से आकर के उस समुदाय से जुड़ना, समुदाय से जुड़ करके उनकी समस्याओं को समझना और उन बिल्कुल। समस्याओं के लिए समाधान लेकर के आना और उसको काम को करने में उतना समय लग जाता है जिस काम को कि शुरू करने के लिए
वहां की लोकल ऑर्गेनाइजेशन पहले दिन से कर सकती थी, क्योंकि उसकी बिल्कुल। उतनी अच्छी समझ होती है और ये होती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये अच्छा काम नहीं करती, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जी कि हाँ। उनको उस पूरे काम को समझने में, एक संतुलन बनाने में, एक नींव बनाने में बहुत जी। समय लग जाता है, जिस समय का बिल्कुल। इस्तेमाल जो है लोकल संस्थाएं कर सकती हैं। अब लोकल संस्थाओं के साथ समस्या ये होती है कि फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन सोचती है कि इनके पास उतनी क्षमता नहीं है। हाँ हाँ, ये बात बिल्कुल। एक ठीक है, क्षमता की कमी है, लेकिन ये भी हमें समझना पड़ेगा, फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन को ये भी समझने की जरूरत है कि हमें लोकल क्षमताओं का अगर हमने विकास कर दिया तो वो जी हाँ। लोकल क्षमताएं वहां पे रहेंगी और आगे भी काम करती रहेंगी। तो ये ऐसा नहीं होगा कि एक परियोजना की तरह काम हमने खत्म किया और सब कुछ समाप्त हो गया, वो जी काम आगे बढ़ता रहेगा। तो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी हमें बहुत लगता है कि फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस को इस बात के लिए हमें कन्विंस करना चाहिए कि वो बिल्कुल। उनको उनको उसमें भी वो कुछ अपना जो है इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट करें, बिल्कुल, ये आपने सही कहा। और इसके साथ ही जब हमारी एक और चीज, एक जो जहन में सवाल आता है अब, क्योंकि ये आपसे बातचीत के दौरान निकल रहा है, लेकिन आ, आमतौर पे देखा जाता है कि जब हम विजन, मिशन और स्वतंत्रता की बात करते हैं, तब कहीं ना कहीं हमारे जब संस्थाओं के ऊपर एकदम प्रेशर होता है काम का और फंडिंग की बहुत आवश्यकता होती है, तो वो एक समझौते वाली स्थिति बनने लगती है कहीं ना कहीं जी। संस्थाओं की, कि चलिए मिशन से शायद हम समझौता किसी स्थिति में करते हैं। तो जब ऐसी कोई स्थिति आ जाए और एकदम लगे कि हाँ अब निर्णय लेना है कि फंडर के नियमानुसार हमें चलना है या हमें अपने विजन को ज्यादा प्राथमिकता देनी है, तब हमारा क्या कदम होना चाहिए अगला? मैं यही कहूंगा कि अपने मिशन को और विजन को फॉलो करने के लिए जी। हमें बहुत तैयारी रखनी चाहिए। और हम्म। अब अगर मान लीजिए कि बराबरी का रिश्ता नहीं है और संस्थाओं के पास उनके अस्तित्व का ही सवाल है कि अगर वो या तो कॉम्प्रोमाइज करें या काम ना करें, जी। तब तब तो ऐसा होता ही है। अमूमन ऐसा देखा ही जाता है कि संस्थाएं कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं, कुछ ना कुछ अपने अंदर लचीलापन ले आती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विकास संस्थाओं की जो शुरुआत होती है, उनकी शुरुआत ही इसी बात के लिए होती है कि किसी एक समस्या से प्रेरित होकर या किसी एक कम्युनिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम से प्रेरित होकर के इन संस्थाओं की शुरुआत होती है। तो जी। मुझे लगता है कि संस्थाओं को अभी कभी भी अपने विजन और मिशन से कॉम्प्रोमाइज नहीं नहीं करना करना चाहिए, चाहिए। जी। लेकिन उसमें थोड़ा लचीलापन भी रखना चाहिए, हाँ। समावेशी होने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ऐसा भी ना हो कि एकदम ही अपने विजन और मिशन से भटक जाएं और हम एकदम से वही करने लगे जो कि फंडर जो की हमें कहा जा रहा है। जो हमें कहा जा रहा है। तब फिर हम अपनी रेलेवेंस खो देते हैं, अपनी अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, अपनी पहचान खो देते हैं। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी विकास संस्था की शुरुआत इसलिए होती है कि वो अपनी अपनी पहचान खो दे। जी। तो अगर हम इसी को थोड़ा सा और समझें गहराई से, और आप अपने इतने, क्योंकि आपका बहुत लंबा अनुभव रहा है, और उस अनुभव के आधार पे अगर कोई ऐसा किस्सा आपको याद आता हो या उदाहरण आप हमें बता सकें कि कभी इस तरह के हालात बने और जब निर्णय लेने की स्थिति आई तो आपके दिमाग में वो क्या चीज थी जिसको आपने ध्यान में रखा और उस हालात को संभाला, अगर कभी कुछ ऐसा घटा जी हो। जी जी, बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन मैं एक आपको एक पीएसयू का एग्जांपल देता हूँ। जी। पीएसयू ने हमें क्योंकि पानी संस्था बहुत ज्यादा जल संरक्षण और वाटर बिल्कुल। मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर पे भी बहुत काम करती है, तो हमें एक पीएसयू ने ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर हमसे बातचीत की और हमने ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर उनसे बहुत अच्छा अपना प्रपोजल उनके साथ को क्रिएट करके डाला। और उसके बाद उनको डालने के बाद उन्होंने बाद में ये कहना शुरू कर दिया कि बाद में जब हमारी करीब करीब फाइनल बात होने को आई, तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि आप जिस भी लाभार्थी के घर में जल पहुंचाएंगे, उस जल के का इस्तेमाल सही तरीके से हो रहा है, इसको तो आप सुनिश्चित करेंगे ही, लेकिन आप ये भी करेंगे कि उस परिवार से एक शुल्क लेंगे। और अच्छा। अच्छा, उस शुल्क को फिर आप बाद में उसको आप इकट्ठा करेंगे और बाद में जब ये परियोजना खत्म हो जाएगी तो इस शुल्क का इस्तेमाल आप इस प्रोजेक्ट को आगे चलाने के लिए करेंगे। हम्म।
बहुत अच्छी योजना है, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हम सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, सब कुछ के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन उस पूरे डिजाइन में एक बहुत बड़ी कमी थी। उस डिजाइन में पूरी कमी ये थी कि हमने ये पूरा का पूरा पूरी की पूरी परियोजना इस बात पे डिजाइन करी थी कि एक ऐसा परिवार जिसके के पास जिसकी के घर की आमदनी उस समय डॉलर में कैलकुलेशन हम लोग करते थे, तो बिल्कुल। हमने कहा कि $2 पर डे। अब $2 पर डे परिवार से अगर आप पानी पीने की कीमत वसूलना वसूल शुरू कर करेंगे। हाँ। तो ये नहीं हो सकता। तो फिर इसी बात को लेकर के हमने उनको बहुत समझाने की कोशिश की और हमने कहा कि आपका आइडिया बहुत अच्छा है, जी। लेकिन लेकिन अगर आपको आइडिया ये इसको करना है, तब हम कुछ बेहतर परिवारों का की तरफ जाएं, या कि बेहतर परिवार जिनको कि ठीक है वो थोड़ी सी उनके साथ संपन्नता है, लेकिन उनके पास क्लीन वाटर का एक्सेस नहीं है, जी। उनको जरूरत है, वो पे कर सकते हैं, तब हम उनके पास। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर तो संभव है, अदरवाइज इस तरीके के काम में हम संभव नहीं मानते इसको। तो हाँ। वही हुआ कि फिर फाइनली हमें उनके साथ काम करने से मना करना पड़ा और हमने कहा कि हाँ। ये हमारे लिए हमारे पूरे उद्देश्यों के में खरा नहीं उतरता और हम इसे नहीं कर सकते। जी। तो हाँ। लेकिन ये भी है कि हम हमेशा मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि विजन मिशन पे जब बात आती है या कुछ आती है, तो बहुत ही सकारात्मक संचार करते हुए अपने फंडर को ये बताने की आवश्यकता है कि देखिए ये जो है हमारी हमारे मूल्यों से नहीं हो पा रहा है ठीक, जी। कहीं हम कोई कॉमन ग्राउंड तलाशते हैं। अगर वो नहीं हो पाता है तो मुझे लगता है कि अपना रिश्ता खत्म करना ही ठीक रहता है। हम्म। और क्योंकि अपनी संस्था के विजन और मिशन को तो हमें कायम रखना ही होता है। बिल्कुल। तो देवदत्त जी, क्योंकि हमारे साथ और भी साथी जुड़े हैं और अब हमारे पास कुछ सवाल भी आने शुरू हुए हैं, जिसमें से एक जी सवाल जी मैं लेना चाहूंगी। एक साथी हैं जो हमसे पूछ रहे हैं कि कई बार फंडर जो होते हैं वो कुछ खास तरह की मांग करते हैं संस्थाओं से फंड देने के बाद में, जब भी उनकी चर्चा होती है। हो सकता है कि वो जो मांग की जा रही है वो आपके मिशन से अलाइन नहीं करती है, जैसा कि अभी आपने एक उदाहरण दिया भी है और काफी स्पष्ट किया है। लेकिन क्योंकि ये सवाल आया है, तो आप थोड़ा बताएं कि जब इस तरह से कोई मांग अगर आपके विजन या मिशन के साथ नहीं जा रही है, तब उस हालात को हम कैसे डील करें? कितना काम रहने की जरूरत है, कितने अग्रेशन की जरूरत है, किस तरह से उस पूरी परिस्थिति को संभाले? हम्म बहुत ही विनम्र संवाद करने की जरूरत है इसमें, और बहुत ही पारदर्शिता के साथ विनम्र संवाद करते हुए कहना चाहिए कि अच्छा अगर आप ये चाहते भी हैं तो इसके पीछे इस चाह के पीछे कारण क्या है, क्यों चाहते हैं आप, और अगर आपको ये काम करना हो तो आप इसे करने का क्या रास्ता सुझाते हैं। बिल्कुल। सिर्फ आप प्रॉब्लम लेकर के मत आइए, आप हमें सोल्यूशन भी बताइए कि इसका क्या रास्ता हो सकता है। जी हाँ। अगर वो सोल्यूशन कुछ लेकर के आते हैं, क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा है कि ऐसा बहुत सारे संस्थाओं के साथ होता है कि हम बीच में संस्था परियोजना के बीच में कुछ नया आइडिया आ जाता है और फिर हम वो करना चाहते हैं। तो जी। उसमें हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि हम ये समझें कि ऐसा आप क्यों करना चाहते हैं। हम्म। जैसे कि संस्थाएं भी अपने पूरे बजट में, हम लोग खुद भी ये देखते हैं, हमारा एक हेड ही होता है जिसमें हम कहते हैं इनोवेशन और अनफोरसीन प्रॉब्लम्स के लिए हमने एक बजट हेड बना के रखा है। अगर जी। उस तरह की आपने व्यवस्था की है, अगर आपने उस तरीके का काम किया है कि हम कोई नया एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, किसी विचार को टेस्ट करना चाहते हैं, या हाँ। बिना अनफोर्सीन कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसको डील करना चाहते हैं, तब तो आपके पास अगर फंड है तब तो बहुत अच्छी बात है। ठीक और है। अगर नहीं है तो जरूर उनके साथ विनम्र संवाद करके इसको कोशिश करना चाहिए कि वो रास्ता सुझाएं कि कैसे हो सकता है कि वो अलग से कुछ उसके लिए अलग स्रोतों से कोई फंड दे सकें। जी। और अगर कहीं मूल्यों से टकराव है, अगर मूल्यों से वैल्यूज से टकराव है, तब जी। तो मैं यही कहूंगा कि फिर तो मना ही करना चाहिए, हाँ हाँ, फिर हमें साफ तौर पे उसको मना करना मना चाहिए। कर। लेकिन वही वही मैं जो बार बार मैंने कहा है कि जी। संवाद बहुत विनम्र होना चाहिए कि हाँ बिल्कुल। आप एकदम विनम्र हाँ, संवाद के साथ वो मना टोन और भाषा का ध्यान हमें रखना बहुत जरूरी है कर। बातचीत में। देवदत्त जी, क्योंकि अब समय की भी बाध्यता है, लेकिन एक बहुत जरूरी जो सवाल है मैं अंत में वो लेना चाहूंगी, और वो ये है कि
जब संस्था इतना लंबा काम कर रही होती है किसी फंडर के साथ में, लंबे समय से जुड़ी होती है, तो जाहिर सी बात है कि जब जमीनी तौर पे आप काम करते हैं तो परिस्थितियां कुछ ऐसी बन जाती हैं कि कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती हैं। हो सकता जी है कि वो निजी स्तर पे हो जाए, या हो सकता है वो कार्यक्रम स्तर पे किसी तरह की गलती हो। अब इन गलतियों के संबंध में भी आपको कई बार फंडर के साथ में डील करना पड़ता है, करनी पड़ती है। आप जी अपने स्तर पे कैसे उन हालातों को फिर संभालें, या उनसे कैसे बात की जाए, किन चीजों का हम्म। ध्यान रखें, अगर गलती भी स्वीकार करनी है तो कैसे? एकदम सही बात है, होता है। मैं अभी आपको एक उदाहरण देकर के भी बताऊंगा कि कभी जब आपको इस तरह की गलतियां हो जाती हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से बताना जरूरी है, और उन गलतियों के क्या कारण रहे उनके एविडेंस के साथ, कि इन गलतियों के क्या कारण रहे, एविडेंस के साथ जरूर इसको बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से अपने फंडर को प्रपोज करने वो बताने की जरूरत है। जी। कोशिश ये करनी चाहिए कि इसे बहुत ही विनम्र तरीके से बताएं और दोषारोपण से बचें। और दोषारोपण से बचने के साथ साथ ये भी उनको कहें कि हर परिवर्तन या गलती सीखने का मौका है, इसे सकारात्मक रूप से लिया जाए और हम जी। इसे करने की कोशिश करते हैं दूसरी तरीके से। जी। जैसे मैं आपको एक बताता हूँ उदाहरण। मैं खुद उस प्रोग्राम का हिस्सा था, और हमें करीब करीब 6,000 महिलाओं के साथ एक मनरेगा के ऊपर काम करना था। तो 6,000 महिलाओं के साथ मनरेगा पे काम करते करते कोविड के बाद हमने ये देखा कि हमारे 6,000 महिलाओं में से संख्या एकदम से घटती चली जा रही है। जी। तो बात ये हुई कि भाई अब कोविड के समय तो लोगों को और भी पैसों की आवश्यकता है, कोविड के बाद तो क्यों काम नहीं हो रहा है। जी। तो हम लोगों ने जब इस बात को रिपोर्ट किया तो फंडर की तरफ से ये बात आई कि भाई ये तो है, तो हमने उनको इस तरीके से रिपोर्ट किया कि हमने एक एक परिवार तक पहुंच बनाई, और फिर से हम्म। पहुंच करके हमने पता करने की कोशिश करी कि ऐसा क्या हुआ, क्यों जी। आप नहीं करना चाह रहे, हम्म। मनरेगा में काम क्यों नहीं करना चाह रहे। तो पता चला कि बहुत सारे जो अप्रवासी थे उनके बच्चे वापस लौट आए हैं। हम्म। अब वो काम कर ले रहे हैं तो उन्हें काम करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। बहुत सारी महिलाएं जो कि कोविड के समय जो कि चपेट में आ गई थी कोविड के, वो शारीरिक रूप से समर्थ नहीं है। और हम्म। हमने ये भी देखा कि हमारे 180 लाभार्थी जो थे उनमें उनकी मृत्यु हो गई कोविड के दौरान। तो हम्म। हमें ये पता चला कि ये बहुत बड़ा कारण है कि लोग काम नहीं करना चाह रहे हैं। फिर हमने हम्म। इस बात को सीधा सीधा उनसे, अपने फंडर से कहा कि देखिए हमारे नंबर्स घट रहे हैं, 6,000 तक तो नहीं हम, लेकिन नीचे आ रहे हैं, तो क्या हम और नए परिवारों को इसमें सम्मिलित कर सकते हैं, क्योंकि हम हम्म। ज्यादा परिवार तक पहुंच सकेंगे। तो उन्होंने भी बड़ी खुशी खुशी इस बात को कहा कि एकदम, हमें तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ हमने ईयर 2 तक 6,000 परिवारों तक पहुंचे, जी। लेकिन कोविड के बाद हमारे इतने परिवार नहीं काम कर पा रहे हैं, तो हमने नए परिवारों को जोड़ा, अतः हमारी पहुंच जो है वो 6,500 या 7,000 परिवारों तक हो गई। हो तो गई, कहने का हाँ। मतलब ये है कि आप किसी गलती को या किसी परेशानी को किस तरीके से लेकर के पास जाते हैं, और हमेशा एक सॉल्यूशन के साथ जाना चाहिए फंडर के पास। ये नहीं जाना बिल्कुल। चाहिए कि ये गलती हो गई मैं क्या करूं। ऐसा हम्म। ऐसा करने से आप उनके पास सामने एक ओपन ऑप्शन रख देते हैं कि वो आपको कुछ भी सुझा दें। हो सकता है सुझाव। कि वो आपको ये भी सुझाएं जो आप ना करना चाहते हो। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जी ये आपने बहुत अहम चीज कही कि जब हम गलतियों की बात करें तो हम कोशिश करें, एक तो अपने साथ में एविडेंस रखें, दूसरा अपने साथ में कुछ समाधान भी लेकर के जाएं कि आप कैसे उसे ठीक करेंगे। नहीं तो ये एक ओपन गेट हो जाएगा, और फिर आपको हो सकता है ऐसी परिस्थितियों के लिए हाँ करना पड़े जिसके लिए आपका मिशन गवाही नहीं देता है। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया देवदत्त जी, आपने बहुत सारी जानकारियां दी, और मुझे लगता है ये चर्चा जिस विषय पे चल रही है ये बहुत लंबी और जा सकती है, लेकिन क्योंकि समय की बाध्यता है तो मैं इस चर्चा को यहीं विराम देती हूँ, और आपको शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमारे साथ में जुड़े, हमारे साथियों के सवालों के जवाब भी दिए, और उम्मीद करती हूँ कि जो साथी हमारे साथ में जुड़े हैं उन्हें काफी हद तक अब फंडिंग के विषय में जो भी जानकारी चाहिए थी, जो भी सवाल उनके जहन में थे, और पिछले कुछ एपिसोड्स में और हमारे विशेषज्ञों द्वारा बताए गए जो सुझाव थे उनसे अब मदद मिलेगी, और समाज के लिए हम सभी मिलकर के एक बेहतर कल की ओर हम देख पाएंगे।
तो इसी के साथ मैं इस एपिसोड को चौपाल के इस पूरे सीजन को यही विराम देती हूँ नए विषय के साथ में। आइडिया हिंदी एक बार फिर आपके साथ में जुड़ेगा, चौपाल लेकर के आएगा। तब तक के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिएगा, हमें देखते रहिएगा, और बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार देवदत्त जी। नमस्कार, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।